नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश के खबरों के बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। हेडलाइंस के बाद बात करेंगे आज शाम की 7 बजे की 5 बड़ी खबरों की। तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर शाम 7 बजे की 5 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर सवर्णों के आरक्षण बिल से जुड़ी, जिससे लोकसभा चुनाव में बीजेपी भुनाने की कवायद में जुटी है। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश बीजेपी ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। मुरैना श्योपुर संसदीय सीट के चुनाव प्रभारियों ने पूरा टाइम टेबल बना लिया है। दूसरी बड़ी खबर है शिवराज सरकार की योजना संबल से जुड़ी, जिसे लेकर संबल योजना के तहत बांटे गए कनेक्शन को ग्वालियर चंबल संभाग में जांच के दायरे में लिया गया है। बिजली कंपनी अब उन कनेक्शनों की जांच कर रही है जिसके तहत जोड़ा गया था। और तीसरी बड़ी खबर है नगरीय निकायों में गड़बड़ झाले से जुड़ी है। मध्य प्रदेश में CAG रिपोर्ट पर मचा बवाल अभी भी थमा नहीं है और अब प्रदेश के नगरीय निकायों के इंटरनल ऑडिट से भ्रष्टाचार का नया खुलासा हुआ है। प्रदेश के नगरीय निकायों के इंटरनल ऑडिट में उजागर हुआ है, यहां टैक्स वसूली से लेकर अलग अलग तरह के भुगतानों में भारी वित्तीय अनियमितताएं भी सामने आई हैं। खास बात यह है कि शिवराज सरकार में नगरीय निकायों में हुए इस गड़बड़ झाले पर कार्रवाई की बजाय ऑडिट आपत्तियां दबाकर रख दी गई। और चौथी बड़ी खबर है ट्विंकल डागरे हत्याकांड से जुड़ी है। इंदौर पुलिस बहुचर्चित ट्विंकल डागरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। मुख्य आरोपी जगदीश करोतिया की निशानदेही पर पुलिस बाणगंगा थाना क्षेत्र के सांवेर रोड स्थित अगरबत्ती कॉम्प्लेक्स के खाली पड़े प्लॉट पर लगातार खुदाई करा रही है ताकि शव के अवशेष बरामद किए जा सके। पांचवी और आखिरी बड़ी खबर है इंदौर से है। इंदौर में कई फर्जी शेयर मार्केट एडवाइजरी कंपनियां लोगों से ठगी के नाम पर गोरख धंधे में जुटी हुई हैं और इस पर पुलिस और सेबी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में तेलंगाना पुलिस ने इंदौर पहुंचकर यहां की 4 एडवाइजरी फर्म पर छापा मारा और उनके संचालकों को गिरफ्तार किया है। तो चलिए बुलेटिन में शुरू करते खबरों का सिलसिला। इंदौर पुलिस बहुचर्चित ट्विंकल डागरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। मुख्य आरोपी जगदीश कारोतिया की निशानदेही पर पुलिस बाणगंगा थाना क्षेत्र के सांवेर रोड स्थित अगरबत्ती कॉम्प्लेक्स के खाली पड़े प्लॉट पर खुदाई करा रही है ताकि शव के अवशेष बरामद किए जा सकें। पुलिस इस स्थान पर पोकलेन मशीन से खुदाई करा रही है। बता दें कि कांग्रेस नेत्री ट्विंकल डागरे 2 साल पहले रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा किया था कि आरोपियों ने ट्विंकल की हत्या कर आग लगा दी थी। साथ ही उसकी लाश के टुकड़े फेंक दिए गए थे। जिस जगह पर ट्विंकल की हत्या कर लाश को ठिकाने लगाना बताया जा रहा है, पुलिस अब वहां खुदाई करवा रही है। तो आपको बता दें कि ये दृश्य जहां आप देख पा रहे हैं, खुदाई का दौर इस वक्त जारी है। यहाँ पर लगातार सबूत जुटाने की कार्रवाई कर रही है पुलिस। उस जगह को खोदा जा रहा है जहां पर मुख्य आरोपी जगदीश करोतिया ने घटना को वारदात देना कबूला था। उसकी निशानदेही पर यहाँ पर खुदाई का कार्य लगातार जारी है। बता के गया स्पॉट पे जगह सब सर्चिंग करके गया। उसके बाद वहाँ पे नाले की सफाई चालू हो गई, उसमें शायद कुछ मिल जाए। वो बता के गया स्पॉट पे जगह सब सर्चिंग करके गया। उसके बाद वहाँ पे नाले की सफाई चालू हो गई, उसमें शायद कुछ मिल जाए। तो लगातार ट्विंकल डागरे की जो हत्या है वो लगातार रहस्यमय बनी हुई है। कौन है ट्विंकल डागरे, ये हम आपको बता दें। तो अक्टूबर 2016 से ट्विंकल डागरे लापता है। बीजेपी के बाद कांग्रेस में वो शामिल हुई थी और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी ट्विंकल, और घर से नाश्ता लेकर आने का कहकर वो निकली थी। आखिरी बार अपनी माँ से फ़ोन पर उसने बात की थी। माँ से उन्होंने कहा था कि बाथरूम में गाड़ने की बात उन्होंने कही थी। पुलिस ने संदिग्ध मानकर उसकी तलाश शुरू की थी। तो 2016 से ट्विंकल डागरे लापता है।
और बीजेपी के बाद कांग्रेस में वो शामिल हुई थी। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा करती थी ट्विंकल। चलिए अब आपको बताते हैं कि आरोपी ने आखिर क्या कहा। तो मुख्य आरोपी जगदीश कारोतिया ने कबूल किया है जुर्म और कारोतिया ने हत्या के बाद बाणगंगा इलाके में शव को दफनाना भी कबूल किया है। हत्या के बाद लाश को जलाने की बात भी आरोपी ने कही है। दृश्यम फिल्म को देखकर हत्या की साजिश रची गई है। जगदीश कारोतिया की निशानदेही पर ट्विंकल की तलाश जारी है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चलिए इस खबर पर इंदौर से जुड़ रहे हमारे सहयोगी रवि हेमराज सिसोदिया। रवि, आपने भी इस खबर को बहुत ही करीब से देखा है। लगातार इस खबर पर अभी भी रहस्य की परतें जमी हुई हैं, लेकिन पुलिस अब इस खबर पर इस मामले में जल्दी से जल्दी खुलासा कर सकती है। अभी फिलहाल खुदाई की बात करें, खुदाई के प्रोसेस से लेकर कहां तक पहुंची है बात? जी बिल्कुल, देखिए गत शनिवार की यदि बात करें तो गत शनिवार को पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा किया है और आरोपी जगदीश करोतिया जो कि बीजेपी का नेता है, साथ ही वो पार्षद रहा है, उसकी बेटी भी इस क्षेत्र से पार्षद रही है, उसके तीनों ही बेटों को इस पूरे ही मामले में हत्या और अपहरण के तहत जो मुकदमा है दर्ज करते हुए इस पूरे मामले में आरोपी बनाया है। शनिवार को ही शाम को पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था, जिला कोर्ट में वहां पर पेश किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें 5 दिन के रिमांड पर भेजा था। रिमांड के तहत ही मुख्य आरोपी जगदीश करोतिया ने यह कबूल किया है कि पहले तो उसने जो ट्विंकल डागरे है कांग्रेस नेत्री, उसका गला दबाकर हत्या करी, उसे खाली प्लाट और बजरंग जो बाणगंगा स्थित क्षेत्र का अगरबत्ती कंपाउंड है, यहाँ पर उसने काफी सारा अवैध अतिक्रमण कर रखा है, जहां पर उसका एक खाली पड़ा हुआ प्लॉट है, प्लॉट पे उसको ले जाकर पहले जलाया है और जलाकर वहां पर जो उसकी अवशेष थे उसे वहां पर दफना दिया गया था। दफनाने के बाद कहीं ना कहीं लगातार इस पूरे ही मामले में पिछले 2 साल से ट्विंकल डागरे की मां, उसके पिता प्रोटेस्ट कर रहे थे, कई नेताओं से मिले, कई बड़े अफसरों से भी मिले, लेकिन इस मामले में जो जांच की रफ्तार थी वो काफी धीमी थी। तो कहीं ना कहीं जगदीश करोतिया को यह डर था कि इस पूरे ही मामले में कहीं बड़ी कार्रवाई ना हो जाए, तो इसको लेकर उसने पहले अवशेष वहां से जो खाली पड़े जहां पर उसने जलाया था वहां से अवशेष निकाले, एक बोरे में भरे और बोरे में भरने के बाद उसने इन अवशेषों को नाले में फेंक दिया, जो कि उसने अपने बयान में बताया है रिमांड के दौरान। यहाँ पर फिर पुलिस वापस पहुंची है, लेकिन मौके से जहां जलाया था वहां से कुछ तो ऐसे साक्ष्य जुटा चुकी थी, लेकिन अब जो मुख्य साक्ष्य है ट्विंकल डागरे के जो अवशेष हैं वो पाना बाकी है। तो जिसको लेकर जो पीछे ही स्थित नाला है वहां पर पोकलेन मशीन द्वारा सुबह से ही साक्ष्य ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो मिलना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पिछले 2 साल में कई मर्तबा बारिश के सीजन में तेज बारिश आई है और ये वही नाला है जो लगातार उफान पर रहा है। तो ऐसे में पुलिस को साक्ष्य ढूंढना काफी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि आखिरकार कोर्ट में जाने के बाद में भले ही बयान उन्होंने दे दिए हों कि उन्होंने ही हत्या की है, लेकिन पुलिस अब इसे कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि ये वैसा ही मामला है जैसा इंदौर का कविता रैना हत्याकांड हुआ था। पुलिस ने एक आरोपी का इसमें पुलिस ने संजय को भी आरोपी बनाया था और एन मौके पर कुछ भी डिजिटल एविडेंस नहीं मिल पाने के कारण जो आरोपी था उसको कोर्ट ने बरी कर दिया था। तो हालांकि अब ये बड़ी चुनौती रहेगी कि कैसे पुलिस उस पूरे मामले को कोर्ट में टेक्निकली तौर पर पेश करेगी और कैसे आरोपियों को सजा दिलाएगी। चलिए रवि, ये भी देखना होगा कि आखिरकार इस रहस्य से कैसे पर्दा उठता है, क्योंकि लगातार पुलिस सबूत जुटाने में जुटी हुई है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ अभी भी इस पुख्ता सबूत को लेकर खाली। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में आज किसान कर्ज माफी की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में जय किसान ऋण मुक्ति योजना की शुरुआत की। राज्य सरकार ने इसके लिए 80 लाख आवेदन फॉर्म छपवाए हैं। इस योजना से प्रदेश के करीब 55 लाख किसानों को फायदा होगा। किसानों से आवेदन भरवाए जाने की जिम्मेदारी जनपद पंचायत सीईओ की होगी। 22 फरवरी से किसानों के खाते में कर्ज माफी की राशि डाली जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की नींव कृषि आधारित है और हम वचन पत्र में किए हर वादे को
पूरा करते हुए अपनी नीतियों से आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर कमलनाथ ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो बजट नहीं समझते वो ज्ञान देते हैं। मैं 5 साल बाद मध्य प्रदेश को हिसाब दूंगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर साफ किया है कि ये योजना सिर्फ गरीब किसानों के लिए है, मजबूत किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भावांतर योजना की कमियां दूर करके इसे नए स्वरूप में लाया जाएगा। इस फैसले से, मध्य प्रदेश की इस फैसले से और राहुल गांधी जी की एक घोषणा से 55 लाख किसान मध्य प्रदेश के प्रभावित होंगे। 55 लाख किसान, और इसमें 50,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया जाएगा। 50,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार आने के बाद से ही तत्कालीन शिवराज सरकार की योजनाएं रडार पर है। इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव के वक्त शुरू की गई संबल योजना के तहत बांटे गए कनेक्शन को ग्वालियर चंबल संभाग में जांच के दायरे में ले लिया गया है। बिजली कंपनी अब उन कनेक्शनों की जांच कर रही है जिन्हें इसके तहत जोड़ा गया था। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने मजदूरों के लिए सरल योजना लागू की थी। इस योजना के तहत रजिस्टर्ड उपभोक्ता को 200 रुपए में बिजली दी जानी थी, लेकिन आरोप है कि चुनाव जीतने के लिए गाइडलाइन की अनदेखी की गई और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाने का टारगेट दिया गया। स्वीकृत लोड पर उपभोक्ता को योजना में शामिल किया गया, लेकिन सरल योजना के उपभोक्ताओं की बिजली खपत कहीं ज्यादा आई है। सरकार बदलने के बाद कंपनी ने उपभोक्ताओं का सत्यापन शुरू कर दिया है। बहुत ज़्यादा खपत जिनकी है 1000 से ऊपर आई है उनको चेक करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और इसमें है ना ऐसे बहुत इतने इस लेवल के कंज्यूमर्स है ना बहुत ज़्यादा हैं भी नहीं, उनको जोन लेवल पे चेक कराया जा रहा है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी सबसे पहले उन संबल योजना के डिजिटल मीटर को चेक कर रही है जिन्हें इसके तहत जोड़ा गया था। सबसे पहले कंपनी ने 1000 यूनिट खपत करने वालों की जांच की, फिर 500 यूनिट खपत करने वालों की जांच की। दोनों में ही सभी अयोग्य निकले। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि उनका मकसद गरीबों को योजना का लाभ देना था, लेकिन कोई भी योजना हो उसमें अपात्र लोग भी शामिल हो जाते हैं। वहीं कांग्रेस कह रही है कि शिवराज सरकार ने चुनावी फायदे के लिए जल्दबाजी में अपात्रों को कनेक्शन बांट दिए हैं। 1 किलोवाट का कनेक्शन था, मेरे ख्याल यूनिट का तो शायद उसमें बंधन नहीं होगा। 1 किलोवाट का कनेक्शन था और 1 किलोवाट से ज़्यादा लोड जिसकी से भी है उसको अगर वो पाया जाता है तो कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, जिन लोगों की योजना बनी है वहाँ तक उसका लाभ पहुँचना चाहिए। जो संबल में जो बिजली के कार्ड बांटे गए थे उसमें 200 यूनिट तक का प्रावधान था। आप देखेंगे आज 500 यूनिट तक लोग उपयोग कर रहे हैं। तो ये इसकी बिल्कुल समीक्षा होगी और हम लोग व्यक्तिगत स्तर पर भी जो ऊर्जा मंत्री जी हैं, युवा हैं हमारे तेवर सिंह जी, उनके संपर्क में इस बात को लेकर। संबल योजना का लाभ देने के लिए तय नियम के मुताबिक उपभोक्ता के पास मजदूरी कार्ड और घर का लोड 1000 वाट होना चाहिए। घर में एसी और हीटर होने पर अपात्र माना जाएगा। उपभोक्ता को योजना में रजिस्टर करने से पहले इंजीनियर को उसके घर का लोड चेक करना था, लेकिन सरकार के दबाव में स्वीकृत लोड का ही लाभ दिया गया। नगर निगम ने भी उस व्यक्ति की जांच नहीं की जिसे मजदूरी का कार्ड जारी किया था। हालांकि राज्य सरकार ने जांच के आदेश तो दिए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए कार्रवाई से पीछे हट रही है। नासिर कौरी, IBC 24, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में सीएजी रिपोर्ट पर मचा बवाल अभी थमा नहीं था और अब प्रदेश के नगरीय निकायों के इंटरनल ऑडिट से भ्रष्टाचार का नया खुलासा हुआ है। प्रदेश के नगरीय निकायों के इंटरनल ऑडिट में उजागर हुआ है, यहां टैक्स वसूली से लेकर अलग अलग तरह के भुगतानों में भारी वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं। खास बात यह है कि शिवराज सरकार में नगरीय निकायों में हुए इस गड़बड़झाले पर कार्रवाई की बजाय ऑडिट आपत्तियां दबाकर रख दी गई। मध्य प्रदेश में निजाम बदलते ही पिछली सरकारों में हुए गड़बड़झालों के उजागर होने का सिलसिला सीएजी रिपोर्ट आने के बाद भी थमा नहीं है। मुख्यमंत्री कमलनाथ सीएजी रिपोर्ट की आपत्तियों पर जांच और कार्रवाई की बात कह चुके थे, लेकिन अब नगरीय निकायों यानी नगर निगमों और नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार की फहरिस्त सामने है। दरअसल साल 2012-13 और 13-14 में प्रदेश के नगरीय निकायों की इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें नगरीय निकायों में भारी वित्तीय अनियमितताएं उजागर हुई थी।
कार्रवाई की जगह फाइल दबा दी गई। अब नई सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी नगर निगमों के आयुक्तों से इंटरनल ऑडिट की आपत्तियों पर जवाब तलब किए हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि बार बार कहा गया लेखा संपरीक्षा द्वारा आपत्ति उठाने के बाद भी 15 साल बीत गए, शासन द्वारा कोई भी जांच नहीं करवाना है, उनको भी संदेह के घेरे में लाया जाता है। अरबों रुपए का इसमें घोटाला सामने आएगा, क्योंकि एक एक नगरीय निकायों का अरबों रुपए का प्रतिवर्ष का बजट होता है। हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, मुख्य सचिव को पत्र लिखा, उनसे मांग की है कि आप एक जांच आयोग का गठन करें, उच्च स्तरीय समिति का गठन करें, क्योंकि हमारे हिसाब से अभी तक का सबसे बड़ा घोटाला उजागर होगा यदि इसकी जांच कर ली जाती है। मैंने समीक्षा की है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। मैंने ये भी कहा है कि मुझे सारे नगरीय निकायों की, सारे जो हमारे अन्य सरकारी संस्थान हैं, कॉरपोरेशन है, निगम मंडल हैं, सबकी बैलेंस शीट चाहिए और सबकी ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम मध्य प्रदेश के जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके एसोसिएशन से बात करके उनसे भी उसकी जांच कराएंगे, जिससे कि पारदर्शिता के साथ काम हो सके और मध्य प्रदेश की जनता का जो गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा है उसकी किस प्रकार से बंदरबाट की गई ये हम जनता के सामने भी रख सकें। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। नगरीय निकायों में जनता से होने वाली टैक्स वसूली की राशि में बड़ी गड़बड़ी की गई। जनता से वसूली तो पूरी हुई, लेकिन टैक्स वसूली की राशि निगमों के बैंक खातों में जमा नहीं की गई। नगरीय निकायों की कैश बुक में दर्ज और बैंक खातों में जमा राशि में करोड़ों रुपए का अंतर पाया गया। नगरीय निकायों की टैक्स वसूली की राशि बैंक खातों में जमा करवाने की बजाय लंबे समय तक उसका निजी उपयोग किया गया। ऐसी राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। नगरीय निकायों ने कई मदों पर मनमाने और अनियमित भुगतान किए। नगरीय निकायों ने शासन के निर्देशों के बाद भी निजी स्रोतों से हासिल आय की 5% राशि संचित निधि में जमा नहीं करवाई। नगर निगमों ने बजट बनाने में भी प्रावधानों का पालन नहीं किया और वास्तविक की बजाय काल्पनिक आधार पर बजट तैयार किए, जिससे आय और व्यय में भारी कमी देखी गई। माना जा रहा है कि अगर ये कार्रवाई लोकसभा चुनाव से पहले हो जाती है तो चुनाव में बीजेपी के लिए तगड़ा झटका साबित हो सकता है। विजेंद्र पांडेय, IBC 24, जबलपुर। लोकसभा चुनाव को लेकर दावेदार दमखम दिखाने लगे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर ग्वालियर में पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने अपने बंगले पर कार्यकर्ताओं का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत की। जबकि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए पवैया को दिल्ली का सह प्रभारी नियुक्त किया है। पवैया का कहना है कि 2014 में नरेंद्र मोदी की हवा थी, लेकिन अब पीएम मोदी की योजनाओं के आगे कांग्रेस को दिल्ली में पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी। पवैया ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी पर भारत माता को अपमानित करने का आरोप लगाया। पवैया का कहना है कि राहुल गांधी देश के बाहर भारत के प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने दुबई में जाकर जो कुछ किया है और राहुल गांधी जी को जिस देशवासी ने सुना है उससे पूरे भारतवासियों को बहुत पीड़ा हुई है, लोगों में आक्रोश है। तीर्थराज प्रयाग में आज से 49 दिन तक चलने वाले कुंभ की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा ने शाही स्नान कर संगम पर डुबकी लगाई। कुंभ में देश के अलग अलग राज्यों के साथ ही विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 4 मार्च तक कुल 49 दिन चलने वाले इस कुंभ में करीब 13 से 15 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। इस बार कुंभ में बेहतर इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश से आए कुछ श्रद्धालुओं का भी कहना है कि शाही स्नान बहुत अच्छा हुआ और इस बार कुंभ में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। प्रयागराज में सड़क, बिजली, पानी के बेहतर इंतजाम किए गए हैं, जिसका लाभ कुंभ के बाद ही यहाँ के लोगों को मिलेगा। शाही स्नान बहुत बढ़िया हुआ। हमारे अवधेशानंद गिरी महाराज जी जो हैं उनके साथ मेरा 5वां शाही स्नान है ये, और इलाहाबाद का मेरा दूसरा शाही स्नान है। पिछली बार से ये शाही स्नान बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गवर्नमेंट के द्वारा, साधु संतों के द्वारा बहुत ही उत्तम व्यवस्था की गई। शाही स्नान बहुत ही अच्छा रहा। पहले से और आज में बहुत फर्क है। आज जो व्यवस्थाएं पहले नहीं थी वो आज है। बहुत कुछ देखने को मिला। कुंभ में रास्ते में कहीं कोई ऐसी गड़बड़ तो नहीं थी, काफी व्यवस्था थी। 4 तरह से व्यवस्था कर रखी थी और कोशिश तो करते ही हैं। जब इतनी बड़ी आस्था का सवाल है, एक दिन में करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं
तो व्यवस्था तो उज्जैन में भी काफी अच्छी थी और यहाँ भी देखने में अच्छी मिली। बहुत बढ़िया रहा, गुरुजी के साथ स्नान करा और गुरुजी ने भी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हम लोगों से मतलब सबको जितने भी लोग थे सबको मकर संक्रांति का दान पुण्य करवाया और बहुत नागा बाबा साधु जो दिखे वो एक अद्भुत ही सीन था। जनरली पहले कुछ एक पार्ट में कुछ कार्य होते थे, ये तो पूरा इलाहाबाद शहर प्रयागराज के अंदर पूरा काम हुआ है। वो प्रयागराज कुंभ के बाद में भी लोगों को इसकी सुविधाएं मिलेगी और बहुत ही सुंदर काम हुआ है। सड़कें, पानी, हर तरह का बिजली का अच्छा इंतजाम है। संस्कारधानी जबलपुर में मकर संक्रांति का उत्साह देखने लायक है। शहर के शहीद स्मारक मैदान में आज मकर संक्रांति के मौके पर पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने अपने परिवार के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान अलग अलग तरह के कंपटीशन का आयोजन किया गया और गीत संगीत की भी रंगारंग पेशकश हुई। इस पूरे माहौल का जायजा लिया हमारे जबलपुर संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। सूर्य नारायण के उत्तरायण का पर्व मकर संक्रांति भी जबलपुर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। यूं ही जबलपुर को संस्कारधानी कहा जाता है और तमाम त्योहार बड़े मिलजुल कर मनाने की यहाँ पर रवायत है और इसे आज फिर हम देख सकते हैं कि जबलपुर में पतंग महोत्सव का आयोजन मकर संक्रांति के मौके पर खास महत्व है आसमान में पतंग उड़ाने का। इस वक्त मैं शहर के शहीद स्मारक मैदान में मौजूद हूँ और आप देख पाएंगे कि ऐसे कई जगह लोग मिलजुल कर इस मैदान के बीच में पतंग उड़ा रहे हैं। कितना लुत्फ उठा रहे हैं, कितनी पतंग काटी आपने? अभी तक 7 पेज काट चुका हूँ सर अभी तक मैं, और बहुत आनंद मजा आ रहा है। कितनी देर हो गई आपको पतंग? यहाँ से मैं सुबह 10:30 बजे से 10:30 बजे से यहाँ पतंग तना रहा हूँ सर। आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बचपन वापस आ गया है और ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। सब विज्ञान और उत्साह उमंग का सब मिला जुला वो है त्योहार है और मकर संक्रांति में सारे बच्चे इकट्ठे होकर सब एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ में कुछ कंपटीशन भी रखे गए थे, जैसे ड्राइंग कंपटीशन और रंगोली का कंपटीशन। देखो बच्चों ने कितनी अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाई और सारे बच्चों को बाकायदा प्राइज भी दिया जाएगा। पतंगबाजी चूँकि खास महत्व रखता है मकर संक्रांति के मौके पर, तो खासा जश्न का माहौल जो है आज मान सकते हैं कि पतंग महोत्सव के मद्देनजर जबलपुर में बरकरार है। कैमरामैन सतीश सराटे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। चलिए मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए हमर बानी हमर गोट। नमस्कार।